बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त एक अजीब सी सूरत इख्तियार कर चुका है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकातों का ना होना, हर मंगल अडयाला जेल के बाहर सबका इकट्ठा होना और फिर वहां से वापस आ जाना। इसके साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से पीटीआई का यह शिकवा कि पीटीआई को इस मर्तबा भी लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कैंपेन की इजाजत भी है और उनके लिए सब अच्छा है। इस सब में अब मुल्क में होने क्या जा रहा है, 28वीं तरमीम का शोर भी है, ऑपोजिशन इत्तेहाद की बातें भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कें गर्म करने का इरादा भी रखती है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शफकत अवानी, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप कल अडयाला जेल भी मौजूद थे। हर मंगल एक एक्टिविटी होती है और बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की कोशिश भी की जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं होती और ये सबको पता है कि नहीं होनी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से इस सारे सिनेरियो के अंदर अपनी पॉलिसी आगे लेकर चलेगी? बैरमन तंगी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। शफकत साहब, आपका टेक लेना चाहूँगा इस पे कि व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए, हम जो जाते हैं मंगल को अडयाला के बाहर, हमें बिल्कुल ये पता होता है कि मुलाकात नहीं होनी, लेकिन हम वहाँ पे जाके इस हुकूमत को ये उनका चेहरा दिखाते हैं कि देखें, एक कैदी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनसे उनकी फ़ैमिली की, उनकी रफ़्क़ाकार की, उनके वकीलों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और ये पूरी दुनिया को हम बताते हैं कि किस तरह का निज़ाम चल रहा है। इससे पहले भी कैदी रहे हैं इस मुल्क में, नवाज़ शरीफ साहब भी रहे हैं, आसिफ ज़रदारी साहब भी रहे हैं, और फिर किस तरह उनकी मुलाकातें होती थीं, किस तरह वो पंचायत लगाते थे और वहाँ पे साफ़ी भी होते थे, वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी होते थे, वहाँ पे उनके वकील भी होते थे, उनकी फैमिली भी होती थी और वो घंटों मुलाकातें होती थीं। और फिर वो जब बीमार होते थे तो एक पूरे पैनल डॉक्टर्स के उनको चेक करते थे। उनका अपना डॉक्टर अदनान होता ही शायद जेल में था उनके पास, और फिर जब उनको ज़रूरत होती थी तो हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर दिया जाता था, घर भी शिफ्ट कर दिया जाता था और बैरून मुल्क भी शिफ्ट कर दिया जाता था। और फिर दूसरी तरफ खान साहब हैं, ना तो इलाज करवाया जा रहा है, ना मुलाकात करवाई जा रही है, 6 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये वो जुल्म सितम की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है इस मुल्क में, और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त बदलेगा। लेकिन एक बात तो सबको ये मालूम होनी चाहिए कि वो इमरान खान है, वो इन ओछे हथकंडों से ना घबराएगा, ना परेशान होगा, ना सरेंडर करेगा और ना अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगा। वो और लोग थे जो भाग गए मुल्क छोड़ के, जिन्होंने गुंजाइश ले ली, जिन्होंने अपना नज़रिया छोड़ दिया, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैरमन तंगी साहब, क्यों हुकूमत खौफजदा है एक शख्स से और उसकी एक मुलाकात से, और उसका एक बयानिया आएगा और तासुर ये मिलता है कि मुलाकातों पर जो पाबंदी है वो इसीलिए है कि अडयाला जेल से एक पैगाम आएगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? इतनी खौफजदा है मुस्लिम लीग नवाज एक शख्स की एक मुलाकात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, आपके सवाल से पहले मैं पीटीआई के साथी का जो सवाल जो कुछ कहा, मैं उसका जवाब दे दूं। जी, आपने उनसे सवाल किया कि मुलाकात नहीं हो सकती है तो आप क्यों जाते हैं वहाँ पे। तो पीटीआई के साथी ने आपको जवाब दिया कि हम अवाम को हुकूमत का चेहरा दिखाते हैं। तो मैं अपने बाइस को बताना चाहता हूँ, मेरी तजवीज़ है कि आप अवाम को खैबर पुख्तनख्वा का चेहरा दिखाएं कि खैबर पुख्तनख्वा का बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने। करप्शन, अकरबा परवरी का बाजार गर्म है खैबर पुख्तनख्वा में। वहाँ दहशतगर्दी 80-90% बढ़ चुकी है। रोजाना हम जवानों की लाशें उठाते हैं, पाक फौज के जवान शहीद होते हैं। वहाँ पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो रही है। 18 अमेंडमेंट के बाद खैबर पुख्तनख्वा की गरीब आवाम का खर्चा मुजरिम कैदी 804 के लिए तहरीकों पे खर्च करते हैं। तो मेरी तजवीज़ है कि आप कौम को खैबर पुख्तनख्वा का चेहरा दिखाएं, इसलिए कि आपको अगर वोट मिला है तो उस वोट का बदला अवाम को बेइज्जती की शक्ल में न दे, मुजरिम कैदी 804 को रिहा न करवा दे, आप अवाम की खिदमत करें। जहां तक मेरे साथी ने कहा कि 6 महीने हो गए जेल में, मैं आपको बता दूं ये 6 महीने अभी तो और इंतजार करें।
मुजरिम कैदी 804 के तो 9 मई के केसेस अभी बाकी हैं। अभी तो इंतजार करें, 6 महीने नहीं, 6 साल 16 साल भी हो सकते हैं। अगर वो मुजरिम है तो फिर इसका इंतजार न करें कि वो बाहर निकलेगा। और अगर आप समझते हैं कि मुजरिम के लिए हम कानूनी जंग लड़े, तो फिर वकला क्या खिदमात हासिल करें। आप कानून का एहतराम करें, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए आप अदालतों का सामना करें, जैसे आपने मिसाल दिया। लेकिन तंगी साहब, वो अदालतों का भी कहते हैं ना, कि अदालतों का कहते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतें भी अब एग्जेक्टिव के मातहत हो चुकी हैं, पहले से पता होता है क्या फैसला आना है, तो वो कहते हैं दीवार से लगा दिया है, अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए मेरी बात सुनी, जो इलेक्शन ये लोग जीतते हैं वो फेयर इलेक्शन होता है। जिस अदालत में ये केस जीतता है वो अदालत आजाद होता है। जिस इलेक्शन कमीशन में उनका केस होता है वो जीत जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन आजाद होता है। इनका तो ये तरीका है। इनके सामने तो जब इलेक्शन होता है और ये हार जाते हैं, अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बुरी तरह ये हार रहा है, तो फिर ये तो ये तो रोना शुरू करेगा कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुजरिम कैदी 804 की रिहाई और उनकी आंख के साथ कोई सरोकार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम चाहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी खत्म हो, यहाँ हमारे बच्चों के लिए सियाहत हो, तालीम हो, यूनिवर्सिटी हो, रोजगार हो। ये नहीं चाहते हैं अभी। जी तंगी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, जवाब ले ले मेरा। जी तंगी साहब, आपका की आवाम का, अभी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुजरिम कैदी 804 की आंख से कोई दिलचस्पी नहीं रही। ठीक है तंगी साहब, आपका पॉइंट आ गया। इसी चीज पे मैं शफकत साहब का इनपुट जरूर लूंगा, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे। शफकत साहब, ओवर टू यू। तंगी साहब, मेरे भाई अगर मुस्लिम लीग नून से हैं तो मैं उनको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ नहीं, पूरे मुल्क का अगर लोग खड़े हैं तो वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। वो उस शख्स के पीछे नहीं खड़े जिसको कल फिर धूप लगवाई गई है उधर जाके जीबी में, और जिसने ये पूछा है कि मैं आपसे पूछता हूँ मुझे क्यों निकाला। और मेरे भाई, आपको निकाला इसलिए कि आप हो गए थे, आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया था, आपने पैर पकड़े मुशर्रफ के और आप भाग गए मुल्क छोड़ के। आपने एग्रीमेंट लिखा 10 साल का, और फिर आपने दूसरी दफ़ा जब आप मुल्क से भागे तो आपने गलत फेक रिपोर्टें बनवाई कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, और फिर आप ये मुल्क छोड़कर भाग गए। आपको किसी ने नहीं निकाला था, आप यहाँ से भाग गए थे, आप डर गए थे, और आज आप अवाम को कहते हैं आपका कसूर है। अवाम क्या आपके जहाज़ को आगे से पकड़ लेते कि भाई ना जाएं। देखें, आप ये मेरे भाई उस लीडर के पैरोकार हैं, इनको जमहूरियत, इनको कानून, इनको आइन की समझ नहीं आएगी, जो इतना लोगों को कल पागल बना रहा था आज 25 साल बाद भी, और लोगों से पूछ रहा था मुझे क्यों निकाला। हालांकि वो खड़े होकर उससे पूछते कि भाई तुम भाग गए थे, हमसे पूछते हो क्यों निकाला, तुम क्यों गए थे हमें छोड़ के इस हाल में बाहर। तो इसलिए अदालतें, जो मखदूम आप खुद ही कह रहे हैं, अदालत और कानून और इंसाफ की बात करते हुए शर्म आती है 26वीं 27वीं तरमीम के बाद। ना इस मुल्क में कोई आइन है, मैं खुद वकील हूँ, ना कोई कानून है और ना कोई अदालत है। एक मिसाक है जो इस अवाम के साथ किया जा रहा है, और वो देखें ये कब तक इस तरह का सिलसिला ये चलाएंगे। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का मुल्क का हालत इन्होंने कर दी है, जिस तरह गरीब आवाम जो है वो रुल रही है, और जिस तरह पेट्रोल और डीज़ल और महंगाई है, क्या ये मुल्क चला पाएंगे? देखिए, आप बताएं, एडमिट कर लेना कि हम फेल हो गए, हम क्रैश हो गए, हमसे नहीं ये मुल्क चल पा रहा। क्यों जुल्म करते हैं लोगों के साथ आप, जब आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है? आपके पास क्या है कि आप लोगों को डिलीवर करें? ना कोई आपसे इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन्वेस्टर था वो छोड़ के भाग गया। आप इमरान खान साहब को जेल में रख के क्या हासिल कर लेंगे? रखें, वो तो नवाज शरीफ नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के भागेगा, वो तो बैठा है जेल में, डट के बैठा है। आप तरले भी करेंगे तो ना बनी गाला जाएगा और ना वो मुल्क छोड़ के भागेगा। वो तो और लोग थे जो आपके पाँव पकड़े और भाग गए। इसलिए इस मुल्क को चलने दे खुदारा, अपनी अना के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, या अपनी ये झूठी गवर्नमेंट के लिए इस मुल्क के साथ ये जुल्म ना करें। अच्छा ठीक है शफकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तंगी साहब, आप रिस्पॉन्ड भी कर लीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्यों नहीं दे रहे आप लेवल प्लेइंग फील्ड गिलगित बल्तिस्तान में। मियाँ साहब को इजाज़त है, बिलावल साहब को इजाज़त है, पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को रोक लेते हैं, कुछ को वहाँ से बदर कर देते हैं कि यहाँ से आप निकल जाएं, आप नहीं आ सकते, एनओसीज नहीं दिए जाते। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो पीटीआई बात करेगी ना, मौका आप दे रहे हैं उन्हें और वो तो फिर इसमें शिकवा करेंगे। देखिए, पहले सवाल की तरफ मैं आता हूं। इसने कहा था कि आपने इमरान को जेल में डाल के क्या चाहते हैं। देखिए, खुदा का खौफ करे, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और दूसरी तरफ आप हुकूमत से कहते हैं कि क्यों डाला है जेल में। देखिए, जेल में उसकी उन करतूतों ने, उन करप्शन ने उसको जेल में डाला है। उसने जो करप्शन की है, उसने जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, उन केसेस में वो जेल के अंदर डाला है। आप केस लड़े, उनका वकील बने, अदालत आजाद है, आप सामना करें। हो सकते है कि ये 20 साल जेल में रहे, मुमकिन नहीं है कि ये निकले, लेकिन अगर केस जीत जाते हैं तो फिर इनको बाइज्जत बरी कर देंगे अदालत। इसमें मेरा क्या काम है और इसमें हुकूमत का क्या काम है? आप मुझसे पूछते हैं कि आपने इमरान को जेल में डाला, क्या चाहते? हम नहीं जानना चाहते हैं। ये हुकूमत का काम नहीं है। ये इमरान ने जो कुछ किया है उनकी सजा उनको मिल रही है। और अभी मैं आपको बता दूं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, 1980 से मैंने पॉलिटिक्स शुरू किए, पीपल्स फेडरेशन से। आज मेरा 45वां साल है। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हक में नहीं हूं, मैं किसी लीडर की फांसी देने के हक में नहीं हूं, मैं किसी लीडर को जेल में बंद करने के हक में नहीं हूं। लेकिन एक आदमी है और वो है मुजरिम कैद 804 कि मैं बार, हाँ, मेरी टॉक शो में ये है कि 9 मई के केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाकर आर्टिकल 6 लगाकर इमरान को सजा दे। ये मेरा स्टैंड था, है और क़यामत तक रहेगा। मेरी दुनिया की कोई ताकत मेरी इस स्टैंड से मुझे नहीं हटा सकते। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, देखिए, बिलावल भुट्टो साहब वहां पे है, मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे है, इनका चेयरमैन वहां पे है। और कल मैंने एक शो किया था, नुसरत साहिबा मेरे साथ बैठी थी, तो उसने कहा था कि हमारे चेयरमैन तो एक वकील है, उनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, वो ड्राइंग रूम का चेयरमैन है। तो मैंने कहा अल्लाह से खौफ करे, जो मुजरिम कैदी 804 ने जिस बंदे को चेयरमैन बनाया है, आप उनको एक निकम्मा कहते हैं। ये नुसरत, कल की वीडियो में आपको वो क्लिप भिजवा सकता हूं जो कल मैंने टॉक शो किया था। तो देखिए, जब उनका चेयरमैन वहां कैंपेन कर रहा है और उनके मैंने कह रहे कि उनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, तो जाहिर बात है कि ये इलेक्शन तो हारेगा। अगर इलेक्शन हार गया तो ये कह रहे कि हमें स्पेस नहीं दे रहे, हुकूमत स्पेस दे रही कि उनको फैसिलिटेट करे। इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है। अभी मैं भी कैंडिडेट हूं और ये भी कैंडिडेट है। अगर अवाम इनको वोट नहीं देते हैं, अगर अवाम इनको रिजेक्ट करते हैं, तो फिर मेरा काम और मुस्लिम लीग का क्या काम है कि हम इनको मतलब कि वहां पर इनको ये दे दे। लेकिन मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में एक फेयर इलेक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीत कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरियात के लिए एक अवामी हुकूमत बनेगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया तंगी साहब। अच्छा शफकत साहब, एक तो आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ज़रूर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा और वहाँ पर पीटीआई को जो रिजर्वेशंस हैं वो क्या हैं और क्यों हैं, उनके पीछे वजह क्या है। इसके साथ ही साथ अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा। गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ हमेशा से यही है और गवर्नमेंट तो कोई रिलीफ देने के मूड में भी नज़र नहीं आ रही। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो दीवार पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जीत चुकी है। आज अगर वहाँ पे फेयर इलेक्शन हो तो ये मेरे भाई तो वैसे ही बात कर रहे हैं, इनकी तो शायद वहाँ पे कोई सीट है नहीं, 1-2 सीटें पीपल्स पार्टी जीत सकती है मे बी वहाँ पे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का तो ना वहाँ पे कोई हिस्सा है, ना वहाँ पे ये कोई सीट जीत सकते हैं, ना इस पोजीशन में है कि किसी एक हल्के में ये मुकाबले में हों या मुकाबला कर सकें। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप देखें कि क्या असद कैसर साहब को जाने दिया, जुनैद अकबर साहब को निकाल दिया, राजा सलमान अकरम साहब जा रहे थे उनको निकाल दिया, सूबा बदर कर दिया, एक बैरिस्टर गौर साहब को चारों ने चार इन्होंने जाने दिया, और बाकी देखें कि बिलावल साहब हों या वो मियां नवाज शरीफ साहब जो वहाँ के पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला,
तो जो सवाल वो पिछले 25 साल से पूछ रहे हैं कि किस तरह प्रोटोकॉल में वहाँ पे उनको ले जाया गया और किस तरह उनकी तकरीरें करवाई जा रहे हैं, किस तरह जल्द से अरेंज करवाए जा रहे हैं, तो इस तरह भी कभी इलेक्शन हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ना इंतखाबी निशान है, ना पार्टी रजिस्टर्ड हुई, ना, और आज भी अगर फेयर इलेक्शन हो तो 24 में से 22 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। एक आध सीट पे पीपल्स पार्टी या कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत सकता है। मुस्लिम लीग नून से मादरत वहाँ पे शायद किसी हल्के में मुकाबले में भी नहीं है। सही हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा तंगी साहब, चलें ये तो पॉलिटिकल मामलात हैं, लेकिन जो एक असल मसला है, आपने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मसले पर तो बात कर दी, लेकिन जो हुकूमत है, अल्टीमेट जो रिलीफ है वो हुकूमत ने देना होता है, और अभी बजट भी आने वाला है, तो कोई ख़ास उम्मीदें नज़र नहीं आ रही। पेट्रोल की कीमतें हम सब के सामने हैं, बिजली की कीमतें हमारे सामने, IMF की शराइत हैं, और गवर्नमेंट तो अब सारा मामला जंग के ऊपर डाल रही है कि बाकी सब अच्छा जा रहा था, बस ये जंग ना होती तो पता नहीं क्या हो जाना था। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ रखूंगा कि हुकूमत ने सब कुछ डाल दिए जंग पे। देखिए, मेरे भाई का जो लीडर था, नो डाउट कि वो एक सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन एक दिन वो खड़ा हो गया और उसने, ये तकरीर रिकॉर्ड पे है और मेरे ख्याल में इनके पास मोबाइल में भी है, कि जब जंगें शुरू हो जाती है, जब आलमी जंगें होती हैं, तो पेट्रोल 500 से 1000 तक भी हो सकती है, दालें महंगी होती है, चीनी महंगी होती है, घी महंगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्ड पे है, लेकिन आज फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मेहनत और इसहाक डार साहब की दिन रात मेहनत ने पाकिस्तान को नहीं, पूरे हित्ते को बचा लिया है। और इस वक्त जो हालात बने हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम ममालिक में इन्फ्लेशन है, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में अगर एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया पे छाया हुआ है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मेहनत की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान को इस समझती है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि 47 ईयर्स के बाद दो दुश्मन ममालिक को एक साथ बिठाकर अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान है। आज जब भी पाकिस्तान दुनिया पे के हालात ऐसे बन जाते थे तो इंडिया का एक रोल होता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत से इंडिया का नाम और निशान तक नहीं है। एक तरफ तालिबान रजीम हमारे ऊपर हमले करते हैं, PTI उनके साथ है, एक तरफ वहां इंडिया में हमारे ऊपर फेक सोशल मीडिया के वार होते हैं, PTI उनके साथ है, दूसरी तरफ PTM जो कि हमारे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में PTM के प्लेटफॉर्म से हमारे पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते हैं, PTI उनके साथ है। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी पाकिस्तान की इज्जत होती है, जहां पर वो PTI में आग लग वो जाती सब है, कुछ ठीक है, लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह, दुनिया में PTI के साथ, दुनिया में पाकिस्तान का मकाम मर्तबा है, इसे तो सब एक्नॉलेज करते हैं और बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली तो अवाम को भी कोई रिलीफ तो चाहिए ना। वो रिलीफ कब मिलेगा अवाम को? मैं एग्री करता हूं, मैं 100% एग्री करता हूं। इस वक्त मुश्किल हालात है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत में ये क्वालिटीज है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसने हमेशा डिलीवर किया है। उसने पेट्रोल में डिलीवर किया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में डिलीवर किया है, उसमें इन्फ्लेशन में डिलीवर किया है, उसमें GDP ग्रोथ में डिलीवर किया है। लेकिन आज जो हालात बने पूरी दुनिया को लपेट में लिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन हालात में भी अगर पाकिस्तान 6 रुपए एक दफा, 5 रुपए दूसरी दफा, 22 रुपए तीसरी दफा, तो अगर आज भी पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत कम करती है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले जो बजट है उसमें हुकूमत वक्त की और मुस्लिम लीग नून की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम इन तमाम हालात के बावजूद भी जनरल मासेस को हम रिलीफ दे दें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शॉर्ट कमेंट शफकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात करती है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। PTI अपने पॉलिटिकल मामलात के लिए तो सड़कें गर्म करने का कहती है, लेकिन अपोजिशन तो PTI ही है और अवाम ने भी PTI की तरफ देखना है। तो महंगाई और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से PTI की कोई पॉलिसी है? देखिए, हमने पिछला पूरा इजलास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई पर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें भी की हैं, तकरीर भी की है और एहतजाज भी किया है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े एहतजाज की सूरत में हम जहाँ खान साहब की रिहाई और अपने मामलात के लिए निकलेंगे, उससे पहले हम महंगाई और आवाम के लिए निकलेंगे।
ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत अब्बास अवान साहब और बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर और क्या उसमें कुछ मस्बत हो भी सकता है या नहीं। हमारे साथ रहिए। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, मेक और ब्रेक मोमेंट है। एक जानिब मुज़ाकरात के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदे या मफाहमत की याददाश्त के हवाले से कोशिशें भी जारी हैं और कुछ मस्बत बयानात भी आए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हालिया कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जो एस्केलेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक हैं। ये ऊंट किस करवट बैठेगा और किस तरह से इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है मशरक़ वस्ता में, मिस कैलकुलेशंस किस तरह से एक ऑल आउट वॉर की तरफ इस पूरे सिनेरियो को लेकर जा सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अनस मलिक ने, सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार अली रिजवी साहब, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान शाहिद, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनस, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? मेक और ब्रेक मोमेंट तो है और यहाँ से कहीं पर भी चीज़ें जा सकती हैं, और गॉड फॉरबिड अगर एक जंग दोबारा शुरू होती है तो वो पिछली जंग से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से दो तीन चीज़ें हैं। जो मेक और ब्रेक मोमेंट आपने बिल्कुल सही तरह इसको कैटेगराइज किया, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन इस वक्त दूसरी तरफ दोबारा जंग की तरफ जाने की तरफ नजर नहीं आती, क्योंकि दोनों साइडों में जो एपिटाइट फॉर वॉर है या लड़ाई की जो एपिटाइट है वो उनकी या भूख जो है वो खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि अब हम देखते हैं कि अमरीकी सदर की जानिब से ज्यादातर एक डील या एग्रीमेंट की तरफ जो है वो एम्फेसाइज करने की बातचीत की जा रही है, और ईरान की जानिब से भी यही बातचीत की जा रही है कि बातचीत का सिलसिला चल रहा है। थोड़ी बहुत जिसे हम क्लासिफाई करते हैं हल्की फुल्की मौसीकी, वो होती रहेगी, क्योंकि दोनों साइड को अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस की अपने अपने डोमेस्टिक पर्पसेस को सर्व करना है। इतना आसान नहीं है, ना अमेरिका के लिए आसान है, ना ईरान के लिए आसान है। अमेरिका के लिए जिसके 28 से ज्यादा एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, ईरान के लिए कि जिसके 3000 से ज्यादा लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन गए, तो उनके लिए ये आसान नहीं होगा कि एकदम ही फेस वैल्यू के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट कर लें और एक ऐसी कंट्री के साथ या एक ऐसे मुल्क के साथ जिसके 47 साल के साथ उनके ताल्लुकात नहीं थे। तो इसी अशना के अंदर ये मामला जो है आगे चल रहे हैं, और मुझे मुआहदे के करीब तर होते हुए जरूर जब हमें नजर आता है कि वो मुआहदे के करीब तर जरूर है, लेकिन मुआहदा अब तक हो नहीं पा रहा। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो अमरीकी साइड ने डोमेस्टिक ऑडियंस की वजह से पहले डिले किया, फिर इजराइल एज ए स्पॉइलर ने लेबनान का जो सीज फायर वायलेट किया, उसकी वजह से मामला थोड़े से पेचीदा हो गए थे। और अब ईरान ये बात बखूबी समझता है कि जो अमरीकी साइड है उनकी अर्जेंसी है, इसलिए वो उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से दोनों साइडों की एक मिस कैलकुलेशन है कि दोनों साइड, आइदर ऑफ द साइड इज डेस्परेट, और यही मिस कैलकुलेशन शायद अगर ज्यादा अरसे तक मिस कैलकुलेशन रहेगी तो खुदा ना खास्ता ये फिर इसका स्पेल ओवर किसी जंग की सूरत में हो सकता है। एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया। अली रिजवी साहब, किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं आप सिचुएशन को, और ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है? क्योंकि ईरान कह रहा है कि भाई मिसट्रस्ट भी है, और फिर जो लबनान में इसराइल कर रहा है वो भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अब तो ईरान ने यहाँ तक इंदिया दिया है कि सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ नहीं बल्कि आबनाए बाबुल मंदब जो है उसके ऊपर जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी डिस्टरप्ट किया जा सकता है, और ये एक अल्टरनेट रूट है बहरा अहमर रेड सी का। तो ऑप्शंस ईरान भी अपने दिखा रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस सिचुएशन को कि दोनों साइड्स अपने मसल्स भी फ्लेक्स कर रही हैं लेकिन मुज़ाकरात भी चाहती हैं? देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो आप तमाम नाजरीन और जो पैनलिस्ट हैं इस प्रोग्राम के, उन सब के खिदमत में सलाम अर्ज है। यहाँ पर मिसकैलकुलेशन ईरान की जानिब से नहीं है, ये मिसकैलकुलेशन मेरे ख्याल में यूएस की तरफ से हैं, जो इस जंग को शुरू किया और ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की, और उसका जो खमियाजा है उसको इस वक्त भुगतना पड़ा है। अभी जो सूरत हाल है, अमेरिका यानी जंग के पोजीशन में नहीं है, और अमेरिका सिर्फ
ईरान को प्रेशराइज करना चाह रहा है और यानी अपना जो फौजी ताकत है वो दिखाकर ईरान को जो बीच में जो मसाइल अभी बाकी है, स्पेशली यूरेनियम के हवाले से और जो फ्रीज एसेट है और इस तरह के जो 2-3 मसाइल जो बाकी है, इनके ऊपर ईरान को प्रेशर में लाकर वो एक अपने मनमानी उस पर लेके आना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रहा है, ईरान ने शुरू दिन से ही इस बात का इरादा किया है कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उससे पीछे नहीं हटेगा और तमाम तर अपने जो पावर है वो यूज करेगा और अपने इंटरेस्ट के डिफेंस करने में वो भरपूर पेश रहेगा। इस वक्त जो लुबनान के अंदर जो सूरत हाल है, वो शुरू दिन से ईरान का इस बात के ऊपर यानी जोर था कि जो मुज़ाकरात होंगे उसमें लुबनान के अंदर भी सीज फायर शामिल होना चाहिए। रात को जो अटैक की गई है किश्म के ऊपर, उसमें भी हमने देखा है कि ईरान ने भरपूर रिटेलिएट किया है और कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर कुछ जो फौजी तनसीबात हैं उनको अपने टारगेट किया है। यहाँ पर ईरान भरपूर यही चाहता है कि ये जो मुज़ाकरात होंगे वो यानी बराबरी के सतह पर हो और जो गारंटी है, ईरान इस वक्त अमेरिका से यही चाह रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से गारंटी दे कि इस मुज़ाकरात के बाद अमेरिका दोबारा इसको यानी ज़ेर पार रखकर उसके ऊपर दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक ना करे। इस वक्त जो सूरत हाल ईरान के अंदर है, पिछले तकरीबन 95 दिन से जब से जंग स्टार्ट हुआ है, ईरानी अवाम सड़कों पर मौजूद हैं और वो डेली अपने रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं वहां पर और अपने जो सिस्टम है उसके हिमायत में लोग आपको डेली सड़कों पर नजर आते हैं और वो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि ऐसे यानी कमजोर हाथ से अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात की जाए, क्योंकि ईरान का एक तल्ख तजुर्बा रह चुका है। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के साथ 5+1 के एक मुआहदा हुआ था जो कि ट्रम्प के आने के बाद पहले दौर हुकूमत में उसने वो मुआहदा साइड पे करके यानी वो उसको तोड़ दिया था। तो ईरानी इस वक्त यही समझते हैं कि अमेरिका के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं की जा सकती है और ईरान की ये कोशिश है कि खित्ते के जो ममालिक है जिसमें चाइना और रशिया है और बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको किसी न किसी तरीके से वो गारंटर के तौर पर इस माहिदे के अंदर रखा जाए। ठीक है, आपका अली रिजवी साहब पॉइंट आ गया। उस्मान शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप किस तरह से देख रहे हैं करंट इस पूरे सिनेरियो को और अल्टीमेटली इसमें से क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, मेक और ब्रेक मोमेंट भी है और दोनों साइड्स जंग नहीं चाहती लेकिन मसल्स भी फ्लेक्स कर रही हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो शायद एक इस तरह का मुआहदा चाहती हैं या मुआहदे से पहले ऐसी सिचुएशन बनाना चाहती हैं कि ये तासुर मिले कि दे हैव वन द वॉर या फिर मुज़ाकराती मेज़ पर कम से कम वो जीत गए हैं। लेकिन बाय डिज़ाइन बनाई हुई डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान की रिटेलिएशन जो जवाबी वार की सलाहियत है उसे रोकने में मुकम्मल तौर के ऊपर बेबस और नाकाम नजर आते हैं। और मेरे ख्याल में ही सीम्स टू हैव लर्न नथिंग फ्रॉम लास्ट 40 डेज जब लड़ाई हुई थी 8 अप्रैल तक, जब तक कि सीज फायर नहीं हुआ। और मुझे लगता है अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि जंग में जाने की कीमत से ज़्यादा जंग से निकलने की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी है और वो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉस्ट वहाँ पे करनी पड़ेगी। प्राइमरी स्टार्ट हो चुकी है, लोअर हाउस हाथ से निकल जाएगा, अपर हाउस के हवाले से भी कमो पेश टू पेश कोई हो रही है। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितना प्यू रिसर्च सेंटर जो है वो बता रहा है कि वहाँ के ऊपर जो नौजवान वोटर है वो समझ रहा है पराई जंग से निकला कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप के एंड के ऊपर और वो कोशिश करते हैं कि जब वो एक वक्त के अंदर 6 बातें करते हैं तो वो नो डाउट उसके अंदर वो पॉलिटिकल स्पेस अपना तलाश करना चाहते हैं, तो उसमें देयर इज अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस उसकी समझ आती है। लेकिन यहाँ पे चीजें अदरवाइज हमें नजर आती हैं। इरानियन जो है खातून अंबिया हेडक्वार्टर, उन्होंने आज कहा है कि 3 जून है, आज आयतुल्ला जो खमीनी है उनकी आज बरसी है और वो उनका ट्रिगर पे हाथ है और ये उन्होंने साबित किया। फिर फ्लीट को फिर बहरीन में उन्होंने हिट किया, उसके अलावा मेन जो एयरपोर्ट है उनका कुवैत में उसको हिट किया, हेलीकॉप्टर की बेस उन्होंने हिट किया वहाँ के ऊपर है।
तो मेरे ख्याल में किसी वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि ये लो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, झड़पें हैं, ये उस लेवल की ऑल आउट वॉर की सिचुएशन नहीं, लेकिन कोई एक अपना जो इंसिडेंट है वो मामलात को उस जगह पे लेके जा सकता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए। इरानियन किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को हेडलाइन नहीं बनाने देंगे, पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर वो नहीं चाहते कि ईरान को कंज्यूम किया जाए इस कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, बड़ी प्रिकेरियस है, इसमें कोई शक नहीं। जो अपना डिस्ट्रैक्ट करने वाली कुफ्ते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम इसराइल की बात करें तो वो लॉबी काफी हद तक मुतहरिक है इस चीज को लेके है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में वो आज ही न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा था कि उसने ना जंगी मशकें जो अमेरिका ने की उस हवाले से कुछ सीखा, जो उसे बताया गया, वार्निंग दी गई, और अब दोबारा वो उस तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रिंकमैनशिप की तरफ मामलात को लेके जा रहे हैं। देखें, इरानियन इस चीज की आ चुके हुए हैं कि ट्रंप का जो पेश करता फ्रेमवर्क है वो मिस इंटरप्रेट करता है, मुज़ाकरात की रियलिटीज को नहीं समझता और उनकी ओवरलुक कर रहा है, उनकी सैंक्शन, सिक्योरिटी और जो एनरिचमेंट के हवाले से इरानियन से कंसर्न है। इसमें तो कोई शक नहीं, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है बहुत ज्यादा, ये की बैरियर है। तो इरानियन चाहते हैं रेसिप्रोकेट करें, अब अमेरिकन उस तरीके से चीजों को नहीं देख रहे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं विक्ट्री को वो फौजी कार्रवाई के बाद डिक्लेयर कर दे, लेकिन यहाँ पे वो सिनेरियो ही नहीं है। तो मुज़ाकरात की टेबल से इसलिए कुछ नहीं उठ रहा क्योंकि उन्होंने वहां से मैदान जंग से कुछ नहीं उठाने दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तो सिर्फ अपना फौजी यहाँ से लेके जा सकते थे, वही उसके अंदर भी जो कुछ हुआ वो दुनिया में देखा। तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सिचुएशन है एक ऐसे हालात में, जब डोनाल्ड ट्रंप खुद न्यूयॉर्क पोस्ट को कल कह रहे थे कि उनके जो आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई है वो भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में इरानियन जो है एक ग्रैंड नैरेटिव शेप करने में कामयाब रहे कि अमेरिका का जो सेंस ऑफ सुपर पावर है वो क्रम्बल कर चुका हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कोशिश के बावजूद भी मुझे लगता है इरानियन किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। और बाकी रहा जी फोन कॉल की बात जो इसराइल की आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ये कह दिया, सारा कुछ है, ये सारे का सारा शैम नैरेटिव है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन अपना लिसनिंग फ्रॉम लास्ट अपना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है 2024 से हम खबर सुन रहे हैं कि बाइडेन ने भी यही कह दिया था। उसके बावजूद रेट्रिक जो है वो हमें ट्रांसलेट होता तो नजर नहीं आता पॉलिसी के अंदर है। क्या अमेरिका ने वीटो नहीं किया इसराइल के हवाले से 7 अक्टूबर के बाद? क्या $25 अरब की उनको फौजी जो इमदाद दी थी उसको कट डाउन कर दिया गया? तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना उन कंसर्न पॉकेट्स को जो समझती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं, उसको उनको बताने के लिए इसकी भी डोमेस्टिक कंजम्पशन सिचुएशन बहुत वोलाटाइल है। रीजन के तमाम कंट्रीज जीसीसी के वो चाहते हैं मामला जो है वो तस्वीर के साथ तय पा जाए। देखिए अभी तक उन्होंने कोई जॉइंट एक्शन नहीं लिया, अभी तकरीबन तमाम कंट्रीज को तो ईरान ने हिट कर दिया हुआ है। इरानियन का बड़ा फेयर पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अगर आपकी एयर स्पेस, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो अमेरिका ने वहां पे बनाई है इस्तेमाल होंगी तो फिर आप पोटेंशियल एक अपना लेजिटिमेट टारगेट है जिसको हम हिट करेंगे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को ही पीछे हटना पड़ेगा और वो काफी कॉस्ट पे कर चुके हुए हैं। यूरोप उनके साथ नहीं उस तरीके से खड़ा, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो है वो अपनी सिक्योरिटी चॉइसेस जो है उसके अंदर अपना तब्दीली लेके आ रहे हैं। जापान, जनूबी कोरिया चीजों को अदरवाइज देख रहा है। अमेरिका के अंदर मेगा बेस के अंदर एक फ्रिक्शन आ गई हुई है जिसमें इसके की बडीज जो हैं वो इसके साथ उस तरीके से नहीं खड़े। टेड क्रूज, माइक पॉम्पियो जो है वो मुज़ाकरात को लेके अपना डिफरेंट राय रखते हैं, लिंडसे ग्राहम है, और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं जिस तरह की चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन उसका था, वो तक कह रहा है कि इसके अंदर अमेरिका की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो गए मिडिल ईस्ट के अंदर है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को ही जो है पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि इरानियन किसी सूरत के अंदर ये इंप्रेशन परसेप्शन डेवलप नहीं होने देंगे कि जो जंग वो जीत चुके हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारे। एग्जैक्टली अच्छा अनस, इसी सब में जो अभी बल्कि उस्मान शाहिद साहब भी बात कर रहे थे कि एक एक्सियोस ने भी स्टोरी की और एक तासुर ये बिल्ड किया जा रहा है कि यूएस जो है वो इसराइल से नाराज़ है और इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। वैसे तो नॉर्मली हम देखते हैं कि यूएस और इसराइल इस सारे मामले में, मशरिक़ वस्ता और ईरान के मामले में एक ही पेज पे होते हैं। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी एक ही पेज पे हैं या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिखावे के लिए हो रहा है। ज़्यादातर लार्जली स्पीकिंग, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखें तो दोनों एक पेज पे नज़र आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो मामला ये जो मामला है ईरान के मामले की एस्केलेशन को लेके, वो अमेरिका और ईरान एक पेज पे नहीं है, और इसराइल और अमेरिका एक पेज पे नहीं है। और उसकी वजह मेरे ख्याल से बड़ी सिंपल है। बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजरायली वज़ीर आज़म को नज़र आता है कि जो करप्शन ट्रायल उनके अगेंस्ट चल रहा है और जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई है उनकी इम्यूनिटी के अंडर, और इसी सर्कमस्टांसेस के अंदर के जी ये जंग जो है वो कंटिन्यू कर रही है। अगर तो वो जंग कंटिन्यू नहीं करेगी तो इमरजेंसी की जो सिचुएशन है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा। इमरजेंसी की सिचुएशन लिफ्ट की जाएगी तो पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी इंतखाबात होंगे तो जो भी लॉफुल तरीका, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि
बेंजामिन नेतन्याहू या उनकी पार्टी या उनका कोलिशन जो है वो पावर में नहीं आएगा। और उसके बाद वो जब अपनी इम्यूनिटी खो बैठेंगे तो उनके खिलाफ वो करप्शन तहकीकात दोबारा शुरू हो सकती हैं। ये वही करप्शन तहकीकात हैं जिनके मुतालिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सदर को रिक्वेस्ट भी किया है कि उनको आम माफ़ी दे दी जाए, बेंजामिन नेतन्याहू को आम माफ़ी दे दी जाए। तो उसका एक फॉल आउट इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि कम अज़ कम इजरायली लीडरशिप और अमरीकी लीडरशिप बातचीत के हवाले से एक पेज के ऊपर हमें बिल्कुल नजर नहीं आती। मखदूम साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अली रिजवी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ज़रूर लूँगा कि अब इसका हल क्या नज़र आ रहा है और ईरान क्या कंसेशंस दे सकता है, क्योंकि जाहिर बात है अगर एक डील होनी है तो उसमें दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ पीछे हटना पड़ेगा मुज़ाकरात के हवाले से। तो ईरान क्या कंसेशंस दे सकता है और यूएस को क्या कंसेशंस देनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि ईरान तो अब तक कोई कंसेशन देने के लिए तैयार ही नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ईरानियों को ये मानना है जो हम मैदान जंग में कामयाबी हासिल कर चुके हैं वो यूएस वालों को हम मुज़ाकरात के टेबल पर तो ये कामयाबी हासिल करने नहीं देंगे। राइट। और यहाँ पर क्योंकि ये जंग अमेरिका का था ही नहीं और ये अमेरिका इसराइल के पीछे इस जंग में बगैर सोचे समझे दाखिल हुआ है, तो अब अमेरिका को तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ खो के निकलना ही पड़ेगा। और ये कंसेशन ईरान की तरफ से कम अब तक जो नजर आ रहा है वो मिलने वाला नहीं है। उन्होंने हर हरबा आजमाया है अमेरिकन में कि ईरान को फौजी तरीके से और फिर दबाव के तरीके से, फिर अब जो जंगबंदी के बावजूद अब जो सूरत हाल आपको नजर आ रहा है, ये सारे इस चीज का वजाहत करता है कि यूएस ईरान को मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज करना चाह रहा है। लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल नजर आ रहा है और जो खुद ईरान के अंदर जो अवामी जो रद्द-ए-अमल है, उससे यही लगता है कि ईरान अब कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अभी इस वक्त वो एनरिचमेंट के हवाले से जो बातें चल रही है, जो कि ईरान उससे थोड़ा सा पीछे हटे, ये इससे पहले भी ईरान दे चुका है ये ऑफर्स यूएस वालों को। जो ओमान के अंदर जो मुज़ाकरात फाइनलाइज होने जा रहे थे उसमें यानी प्रॉपर ईरानी बहुत सारे जो मसाइल थे उससे थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटे थे। और अगर वो दोबारा यूएस वाले उसी सिचुएशन पे ईरान को दोबारा लेके वापस जाना चाहें तो ये मेरे ख्याल में यूएस की सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि वो कम से कम वही पुराना डील दोबारा बहाल हो रहा है। इसके अलावा जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रहा है और जो रेजिस्टेंस ईरान दिखा रहा है, उससे लगता नहीं है कि ये सूरत हाल यूएस के फेवर में हो। एग्जैक्टली, आपका पॉइंट आ गया। उस्मान शाहिद साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और दोनों साइड्स के दरमियान किस तर्ज का मुआहदा हो कि जंग कम अज़ कम अवॉइड की जा सके? मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज को समझने से काफिर है कि पूरी दुनिया जो है वो इस जंग से निकलने की और जंग में जाने की कीमत जो है वो पे कर रही है इस वक्त। और वो उस जिस तरह से मैं कहता होता हूँ कि बड़ी सुपर पावर है, उसकी असल करेंसी तो होती है उसकी इंसाफ पसंदी, उसकी असूल पसंदी है, जो इन्होंने लिबरल ऑर्डर के तहत एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नजर ही नहीं आती हैं और नी जर्क रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का। वो इस चीज को समझते नहीं कि एस्केलेशन लैडर पे बेशक वो स्लो ऊपर जा रहे हैं लेकिन ट्रेंड तो अपवर्ड है ऊपर जाने का। और इरानियन ने बता दिया वो मुज़ाकरात में ओवर रीच करने नहीं देंगे इनको। अगर गोली चलेगी तो वो मिसाइल का बैरेज जो है वो फेंकेंगे और ये हम चीजें देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इजराइल के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि जो पहले पॉइंट हुआ इसमें कोई शक नहीं, मुज़ाकरात के हवाले से उनके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी चौथा राउंड हुआ है कल है, उसके बावजूद देख लें वो सदर्न लेबनान के अंदर डीप तक चले गए हैं, 10% टेरिटरी उनके हाथ में है, 70% गजा जो है वो बात कर रहा है। उसने परसों अभी कहा है कि वो हम जो है उसे भी उस एरिया को भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कंट्रोल के अंदर ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जो सुप्रीमेसिस्ट उनकी जो नेशनलिज्म की पॉलिसी है जिसके अंदर वो चाहते हैं चीजों को एक्सपेंड करना, वो हमें वहाँ की ऊपर नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है अगर अपनी स्किन बचाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि जो थोड़ा बहुत उन्हें यहाँ से मिल सकता है वो एक मॉडेस्ट किस्म का जो है मामला खत्म कर सकते हैं, यहाँ के ऊपर है। लेकिन इरानियन से ये तवक्को करना कि इरानियन ऐसे पॉइंट के ऊपर जो है सरेंडर करके उन्हें बड़ी हेडलाइन दे देंगे, ट्रॉफी को उठाने का मौका देंगे, वो मेरे ख्याल में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ये भी अक्टूबर के अंदर नफ्ताली बेनेट से हारने के पूरे चांसेस हैं, हालांकि वो भी फाशिस्ट है, वो भी आएगा तो वो इसी के
जो ये गवर्नेंस का मॉडल है रीजन के अंदर फ्रेगमेंटेशन का, उसे ही परसू करेगा, पैडल करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। देखें 60 दिन पूरे हो चुके हैं, उन्हें वॉर पावर रेजोल्यूशन इसीलिए इन्होंने रोकी थी, इनके पास तो लोअर हाउस के अंदर नंबर ही पूरे नहीं है। तो बड़ी सिचुएशन बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और उसूल तो यही कहता है कि एक सॉवरन कंट्री के ऊपर आपने अटैक लॉन्च किया हुआ है, दुनिया चाहती है, रीजन के तमाम कंट्रीज चाहते हैं कि आप बैकआउट कर दें। फिर पाकिस्तान जिस तरीके से जो ऑफिस को एग्जॉस्ट कर रहा है, हमने जो मुसलसल कोशिशें की हुई है पिछले 3 महीने से है, मेरे ख्याल में उसके बाद हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डोनाल्ड ट्रंप है तो कोई इतना होपफुल सिनेरियो नजर नहीं आता। जी, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान शाहिद साहब, अली रिजवी साहब और अनवर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।